पिछले क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। और बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम में हम लोग रेडियस के लिए एक्सप्रेशन निकाले, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सप्रेशन निकाले और फिर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए निकाले। उसी का देखिए ये अगला टॉपिक है ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांजिशन दैट इज इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जंप करना। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे जंप करता है तो यह एनर्जी को रिलीज करता है। बोर्स पोस्टुलेट में हम लोग इस बात को देख चुके हैं। और जब यह लोअर से हायर में जंप करता है तब यह क्या करता है? तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर ऑर्बिट में जंप करता है तो एनर्जी रिलीज होता है। और यह एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होता है? तो आप कहेंगे कि यह एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज होता है। दैट इज आप कहेंगे कि वहाँ से रेडिएशन इमिट करता है, दैट इज फोटोन इमिट करता है। तो यही बात यहाँ लिखते हैं कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन from higher energy level to lower energy level, the difference of energy is released in the form of radiation. अब मान लीजिए जो रेडिएशन है उसका फ्रीक्वेंसी अगर न्यू हो तो उसका एनर्जी कितना होगा? एच न्यू। और ये एच न्यू दैट इज रेडिएशन का जो एनर्जी है ये दोनों एनर्जी लेवल के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगा। यहाँ पे हम देखिए इसको कह रहे हैं ई आई, इनिशियल जिस ऑर्बिट में था, और फिर ई एफ फाइनली जिस ऑर्बिट में गया। तो इसको हम लोग इनिशियल यहाँ पे मान रहे हैं हायर एनर्जी लेवल, और ये फाइनल ये हमारा लोअर एनर्जी लेवल। यानी यहाँ पे हम लोग फोटोन के रिलीज होने की बात करते हैं। तो अब देखिए कि ई इनिशियल, तो एनर्जी के लिए आप एक्सप्रेशन निकाले थे -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर m e⁴/n²h²। अब ये इनिशियल एनर्जी के करेस्पॉन्डिंग यहाँ पे हम लोग ऑर्बिट नंबर ले रहे हैं ni, यानी इस केस में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? ni। तो ni ऑर्बिट नंबर में जब इलेक्ट्रॉन है तब उसका एनर्जी हम माने हैं ei। तो ये एक्सप्रेशन हो गया। इसी तरह से EF आप कहेंगे कि जब ऑर्बिट नंबर हमारा NF है तो उस कंडीशन में उस ऑर्बिट का जो करेस्पॉन्डिंग एनर्जी है उसको हम कह रहे हैं EF। तो EF इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर m e⁴/nf²h²। ये रिलेशन हम लोग, ये एक्सप्रेशन हम लोग निकाले थे। अब आप देखिए कि एच न्यू जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है ये क्या है? EI माइनस EF। तो EI के लिए एक्सप्रेशन लिखे, फिर EF के लिए एक्सप्रेशन लिखे। अब यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। एच न्यू को आप कह सकते हैं HC/λ। तो इसमें आप देखिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर m e⁴/h², दोनों में कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -1/ni² और माइनस माइनस प्लस 1/nf²। तो इसको हम लोग थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं कि 1/nf² माइनस 1/ni²। तो इससे अगर हम लोग 1/λ निकालें, SC को इधर ले आइए, तो 1/λ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर m e⁴, और ये CH यहाँ आ गया तो ये हो गया CH³ 1/nf² माइनस 1/ni²। तो 1/λ इक्वल टू, ये एक्सप्रेशन हम लोगों को मिल गया। अब देखिए यहाँ जो ये टर्म है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर m e⁴/CH³, इसमें सारा टर्म कांस्टेंट है और सबका वैल्यू हम लोग जानते हैं। तो इक्वेशन को थोड़ा सा और छोटा कर लें तो आप कहते हैं ये जो टर्म है ये क्या है? एक कांस्टेंट है। तो कहे हियर दिस इज ए कांस्टेंट कॉल्ड रीडबर्ग कांस्टेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? रीडबर्ग कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन एटम, और इसको हम लोग RH से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो टर्म है 1/λ इसको हम लोग कहते हैं वेव नंबर। तो अब देखिए फाइनली एक एक्सप्रेशन मिल गया 1/λ इक्वल टू RH 1/nf² माइनस 1/ni²। और रीडबर्ग कांस्टेंट ये जो टर्म है इसमें आप सारे टर्म का वैल्यू रख के जब कैलकुलेट करेंगे तो रीडबर्ग कांस्टेंट का आपको वैल्यू मिलेगा RH इक्वल टू 1.09
इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। अब देखिए ये NF और NI तो नंबर है, तो रिडबर्ग कांस्टेंट का यूनिट वही होगा जो 1/λ का होगा। तो लैम्डा का यूनिट मीटर है, तो इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर इनवर्स। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस चैप्टर में बहुत सारा क्वेश्चन आप इस फार्मूला से न्यूमेरिकल आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको याद रखना है। तो ये जो हम लोग हाइड्रोजन एटम के लिए बोर्स थ्योरी देख रहे थे, तो ये यहाँ तक इसका डेरिवेशन वाला पार्ट है। अब इसमें हम लोग एक दो चीज़ और देखेंगे आगे। स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, जब इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे जंप करता है तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो रेडिएशन वहाँ से इमिट करता है उसी को हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइन। और जब एक बहुत सारे स्पेक्ट्रल लाइन को हम लोग एक ग्रुप में रखते हैं तो आप कहेंगे ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को कहते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज। तो व्हेन द इलेक्ट्रॉन in a hydrogen atom jumps from higher energy level to the lower energy level, the difference of energies of the two energy levels is emitted as a radiation of particular wavelength या frequency कह सकते हैं। It is called a spectral line। वो जो किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ का रेडिएशन इमिट करता है उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन। और जब बहुत सारे स्पेक्ट्रल लाइन को हम लोग एक ग्रुप में रखते हैं उसको कहते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज। तो एक ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल सीरीज। तो हाइड्रोजन एटम में 5 स्पेक्ट्रल सीरीज की बात हम लोग करते हैं। तो पहला है लायमन सीरीज। लायमन सीरीज आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से जंप करके जब ऑर्बिट नंबर 1 पे आए तो उसमें जो हम लोगों को ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगा उसको नाम देंगे Lyman series. It is the series in which the spectral lines corresponds to the transition of electron from some higher energy level to lower energy level corresponding to NF equal to 1। किसी भी ऑर्बिट से कहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, तो लोअर ऑर्बिट के लिए जिसका ऑर्बिट नंबर क्या है NF फाइनल 1 कंटेंस। तो आप कहेंगे लायमन सीरीज में NF इक्वल टू 1 और NI इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके अलावा कुछ भी आप ले सकते हैं। दूसरा है बामर सीरीज। अब ये सेम डिफिनेशन है। इट इज द सीरीज इन विच द स्पेक्ट्रल लाइंस करेस्पॉन्ड्स टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सम हायर एनर्जी स्टेट टू द लोअर एनर्जी स्टेट करेस्पॉन्ड्स टू NF इक्वल टू 2 कंटेंस। यानी इसमें आप कहेंगे NF इक्वल टू 2 और NI इक्वल टू 3, 4, 5, 6। तो किसी भी ऑर्बिट से जब इलेक्ट्रॉन जंप करके फाइनली ऑर्बिट नंबर 2 में आएगा तो इसमें जो हम लोगों को एक स्पेक्ट्रल सीरीज मिलता है इसको क्या कहेंगे, बामर सीरीज। तीसरा है पास्चन सीरीज। इसमें आप कहेंगे किसी भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जब जंप करके ऑर्बिट नंबर 3 पे आएगा तो आप कहेंगे इट इज द स्पेक्ट्रल सीरीज इन विच द स्पेक्ट्रल लाइंस करेस्पॉन्ड्स टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सम हायर एनर्जी स्टेट टू द लोअर एनर्जी स्टेट करेस्पॉन्ड्स टू NF इक्वल टू 3 कंटेंस। तो इसमें आप कहेंगे कि NF फाइनली ये तो फिक्स है कि फाइनल ऑर्बिट हमारा क्या है, ऑर्बिट नंबर 3 है, और इनिशियल आप कहेंगे 4 से 5, 6, 7 किसी भी ऑर्बिट से जंप करेगा। उसके बाद चौथा है ब्रैकेट सीरीज। तो आप कहेंगे इट इज द स्पेक्ट्रल सीरीज इन विच द स्पेक्ट्रल लाइंस करेस्पॉन्ड्स टू द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन from some higher energy state to the lower energy state corresponds to NF equal to 4 contains। आप कहेंगे इसमें NF हो गया 4 और NI 5, 6, 7, 8। डिफिनेशन सब एक ही है, सिर्फ आप उसमें ऑर्बिट नंबर को फाइनल ऑर्बिट नंबर को चेंज कर देते हैं। और पांचवा है पी फंड सीरीज। इट इज द स्पेक्ट्रल सीरीज in which the spectral lines corresponds to the transition of electron from higher energy states to the lower energy state corresponds to NF equal to 5 contains। इसमें क्या होगा कि फाइनली इलेक्ट्रॉन हमारा ऑर्बिट नंबर 5 पे जंप करेगा। तो इस तरह से ये 5 सीरीज हम लोग हाइड्रोजन एटम में ऑब्जर्व करते हैं। तो इसी को आप देखिए, ये जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हम लोग इस तरह से शो करते हैं कि आप देखिए ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट और ये 7 ऑर्बिट। तो यहाँ पे लिखे n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 6, n इक्वल टू 7।
अब आप कहेंगे कि ऑर्बिट नंबर 7 से जंप करके 1 पे इलेक्ट्रॉन आया, 6 से 1 पे आया, 5 से 1 पे आया, 4 से 1 पे आया, 3 से 1 पे आया और 2 से 1 पे आया। तो किसी भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फाइनली जब जंप कर रहा है ऑर्बिट नंबर 1 पे, तो इसको हम लोग एक ग्रुप में रखें और इसी को कहे लाइमन सीरीज। फिर दूसरा देखिए कि ऑर्बिट नंबर 2 पे इलेक्ट्रॉन जब फाइनली जंप करेगा 7 से, 6 से, 5 से, 4 से, 3 से, तो इसको हम लोग एक ग्रुप में रखते हैं, इसको कहते हैं ये क्या है, तो बामर सीरीज। किसी भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके ऑर्बिट नंबर 3 पे जाएगा, ये जो ये ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन है इसको कहेंगे पासचंद सीरीज। ऑर्बिट नंबर 4 पे जब जंप करेगा इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से, तो इसको कहते हैं ब्रैकेट सीरीज। और जब ऑर्बिट नंबर 5 पे जंप करता है तो इसको कहते हैं हम लोग पी फंड सीरीज। तो यही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है कि हाइड्रोजन एटम में अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग वेवलेंथ का जो एनर्जी रिलीज होता है, तो इसके बारे में हम लोग देखे थे कि ये थॉमसन का मॉडल या रदरफोर्ड का मॉडल कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, लेकिन बोर्स का मॉडल इस बात को एक्सप्लेन करता है कि हाइड्रोजन एटम में जो एनर्जी आपको मिलता है, जो वहाँ से एनर्जी रिलीज होता है, वो क्यों होता है। तो ऑर्बिट के कंसेप्ट को ऐड करके बोर्ड ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। और फिर देखिए ये है एनर्जी लेवल डायग्राम। ये जो हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ऑर्बिट के टर्म में एक्सप्रेस किए कि ऑर्बिट नंबर से यहाँ जंप कर रहा है, उसी को जो हम लोग एनर्जी स्टेट के टर्म में कहते हैं कि अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना है। तो आप यहाँ पे देखिए कि हम यहाँ पे कहते हैं कि ऑर्बिट नंबर 1 n=1, तो यहाँ पे ऑर्बिट नहीं शो करके हम लोग इसको एनर्जी स्टेट के फॉर्म में शो करते हैं। और फिर इलेक्ट्रॉन के ऑल पॉसिबल ट्रांजिशंस को आप शो करते हैं, तो इसी को हम लोग नाम देते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। तो आप देखिए ये फर्स्ट स्टेट n=1, सेकेंड स्टेट n=2, थर्ड स्टेट n=3, फोर्थ स्टेट n=4, फिफ्थ स्टेट n=5, सिक्स्थ स्टेट n=6, सेवन्थ स्टेट n=7, और ये फिर डॉटेड लाइन यहाँ पे शो कर दी n=इन्फिनिटी। तो यहाँ पे 7 लेवल हम लोग शो करते हैं, और अलग अलग लेवल में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना है ये हम लोग लास्ट क्लास में निकाले थे, आपको बोले थे याद रखिए। तो उसका देखिए यहीं पे यूज़ करते हैं, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी को किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो फर्स्ट ऑर्बिट में यहाँ पे फर्स्ट स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -13.6, सेकेंड में -3.4, थर्ड में -1.51, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सब है। उसके बाद फोर्थ में -0.85, फिफ्थ में -0.54, सिक्स्थ में -0.37, सेवन्थ स्टेट में -0.27 और n=इन्फिनिटी में 0। तो ये एनर्जी स्टेट हुआ। और फिर आप इसमें सारे पॉसिबल ट्रांजिशंस को शो करते हैं कि इलेक्ट्रॉन किसी भी स्टेट से फाइनली जंप करके कहाँ आ रहा है, ऑर्बिट नंबर 1 पे। तो ये जो सीरीज ऑफ ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आपको मिलता है इसको कहते हैं लाइमन सीरीज। अब लाइमन सीरीज में एक सेकेंड, अब देखिए लाइमन सीरीज में हम लोग क्या कहेंगे, बहुत सारे स्पेक्ट्रल लाइंस को हम लोग एक साथ रखे हैं। तो इसको एक साथ रखने का वजह है कि इसमें जितना भी रेडिएशन यहाँ पे आपको मिलेगा, चाहे वो 7th से फर्स्ट पे जंप करे, 5th से जंप करे, सेकेंड से फर्स्ट पे जंप करे, तो यहाँ जो रेडिएशन मिलेगा ये आपको मिलेगा यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। फिर आप देखिए बामर सीरीज में इनिशियली आप किसी भी ऑर्बिट से लीजिए और n=2 पे इसको बामर सीरीज कहे। इसमें जो रेडिएशन मिलेगा ये आपको मिलता है विजिबल लाइट। पासचंद सीरीज में इलेक्ट्रॉन आप किसी भी हायर ऑर्बिट से जंप करके कहाँ आ रहा है, ऑर्बिट नंबर 3 में, और इसमें जो रेडिएशन मिलता है ये मिलता है IR इंफ्रारेड रेडिएशन। फिर n=4 पे जब ट्रांजिशन शो करते हैं तो आप कहते हैं ये क्या है, तो ब्रैकेट सीरीज, इसमें भी IR रेडिएशन। और फिर n=5 के लिए इसमें भी हम लोग कहते हैं ये जो पीफंड सीरीज है इसमें भी IR रेडिएशन। तो इस 5 तरह के सीरीज की बात हम लोग बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम में करते हैं। इस 5 सीरीज को बोर्ड ने एक्सप्लेन किया था। उसके बाद एक सीरीज और बाद में खोजा गया कि इलेक्ट्रॉन आपका किसी भी हायर स्टेट से n=6 पे जंप करे, उसको नाम दिया गया था हम्फ्री सीरीज। लेकिन बोर्स थ्योरी में हम लोग इस 5 सीरीज की बात करते हैं। तो ये एनर्जी लेवल डायग्राम को आप ध्यान से याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता भी है कि एनर्जी लेवल डायग्राम को आप कैसे ड्रॉ करेंगे। अब एक चीज यहाँ पे और याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन
जब ऑर्बिट नंबर फर्स्ट में होगा n=1 में, तो आप कहेंगे कि ये क्या है, तो उसका ग्राउंड स्टेट। हाइड्रोजन एटम में ऑर्बिट नंबर फर्स्ट ऑर्बिट को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राउंड स्टेट। और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलता है तो इलेक्ट्रॉन फिर हायर स्टेट में जंप करता है एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। तो ऑर्बिट नंबर 1 के अलावे जितने भी स्टेट्स आपको आगे मिलेंगे उसको हम लोग नाम देते हैं एक्साइटेड स्टेट्स। तो इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में रहता है उसको एनर्जी मिलेगा तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। या मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट नंबर 2 में ही है, उसको अगर सफिशिएंट एनर्जी मिला, ऑर्बिट नंबर 3 में चला गया, 4 में चला गया, तो वो भी क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। तो सेकेंड ऑर्बिट को आप कहते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, थर्ड ऑर्बिट को आप कहेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ ऑर्बिट को कहेंगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट। इसी तरह से आप जब एक्साइटेड स्टेट कहेंगे तो आप उस तरह से ऑर्बिट नंबर को अरेंज करते हैं, फर्स्ट के लिए 2, सेकेंड के लिए 3, थर्ड के लिए 4th। तो किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जब आपको कहेगा तो आप याद रखेंगे ऑर्बिट नंबर 1 बढ़ा देना है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट को आप कहते हैं ग्राउंड स्टेट। और कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने आप को ग्राउंड स्टेट में यानी मिनिमम एनर्जी के स्टेट में रखना चाहता है तो इलेक्ट्रॉन नॉर्मल टेम्परेचर पे या आप कहेंगे रूम टेम्परेचर पे कहाँ पाया जाएगा, तो ग्राउंड स्टेट में। फिर उसको अगर किसी तरह से एनर्जी मिलेगा तो फिर वह क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। और इसको अगर मान लीजिए सफिशिएंट एनर्जी मिल जाए कि ये इलेक्ट्रॉन से बाहर हो जाए, तब आप कहेंगे ये ऑर्बिट नंबर इन्फिनिटी पे जंप कर गया। तो देखिए एक टर्म यहाँ पे यूज कर रहे हैं, एक्साइटेशन, द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी बाय एन इलेक्ट्रॉन सो एज टू रेज इट फ्रॉम ए लोअर एनर्जी लेवल टू सम हायर एनर्जी लेवल इज कॉल्ड एक्साइटेशन। और इसमें जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाएगा उसको कहते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी। तो जितना एनर्जी इसको मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली ये फिर ऑर्बिट चूज करता है। मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, इसके पास एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको आप एनर्जी दे दिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसके पास टोटल एनर्जी हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है ये है सेकेंड स्टेट का, तो इलेक्ट्रॉन वहाँ से जंप करेगा, कहाँ पहुँच जाएगा, ऑर्बिट नंबर 2 में, यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। अगर इसको एनर्जी आप दे देते हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो -13.6 इसके पास पहले से है और उतना ही आप इसको दे दिए तो इसका टोटल एनर्जी हो जाएगा 0। तो टोटल एनर्जी जब इसका 0 हो जाएगा तो ये ऑर्बिट नंबर इन्फिनिटी में चला जाएगा। दैट इज आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो वो एटम से बाहर निकल गया। तो हम लोग पिछले चैप्टर डुअल नेचर में भी देखे थे कि इलेक्ट्रॉन को किसी मेटल सरफेस से इजेक्ट करने के लिए कुछ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है जो अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होता है, और वो एनर्जी आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्च हो जाता है। तो आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ऑर्बिट जब चेंज करेगा तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एब्जॉर्ब करना है जब ये लोअर से हायर में जंप करेगा। और फिर इसमें देखिए कि एक इसमें हम लोग टर्म देखते हैं, टॉपिक देखते हैं, लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। तो बोर्स मॉडल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स, दैट इज वैसे एटम जिसके ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन हो, उसके स्पेक्ट्रम को तो एक्सप्लेन करता है। लेकिन यह मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स यानी अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो उसके बारे में बोर्स मॉडल आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। It explains the spectra of only hydrogen-like atoms such as H, He+, Li++, but fails to explain the spectra of multi-electron atoms. ये एक लिमिटेशन है। और दूसरा, it does not explain the splitting of a spectral line into a number of spectral lines under the effect of magnetic and electric field. इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो स्पेक्ट्रल लाइंस आपको मिलते हैं वो फिर अलग अलग सब ग्रुप में स्प्लिट कर जाता है, टूट जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ये हम लोगों को बोर्स मॉडल इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता है। तो ये बोर्स मॉडल का लिमिटेशन है। लेकिन हाइड्रोजन एटम के लिए बोर्स मॉडल क्या है, ये आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो बोर्स मॉडल ही अभी हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन ये आपको एटम के स्ट्रक्चर का सही एक्सप्लेनेशन देता है। तो हम लोग इस चैप्टर में अभी तक 3 मॉडल देखे, थॉमसन मॉडल,
रदरफोर्ड मॉडल एंड बोर्स मॉडल। और बोर्स मॉडल में हम लोग कुछ डेरिवेशन देखे अलग अलग, और इसको आप ध्यान रखिए, इसमें फार्मूला सबको याद रखना है। आगे इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो वो आपको काम देगा, तो इसको एक बार बढ़िया से तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।